नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, मैं बनवालाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज क्लास प्रश्नमाला 4.1 के 3 एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे वाली क्लास में करवा दिए। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो आई बटन में जाके आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और आज हम प्रश्नमाला 4.1 को करेंगे, यानी 4.2 आपके जो नया सिलेबस है उसमें नहीं है, तो आपको 4.1 ही पढ़ना है, 4.2 को आपको नहीं पढ़ना है। यानी उसमें ए समीकरणों के बारे में दे रखा है। मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया था कि आपको ए समीकरण नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं 4.1 यानी प्रश्नमाला 4.1 शुरू करते हैं और करते हैं पहला प्रश्न। आप अपनी बुक में पढ़ेंगे क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 मैं जो ये प्रश्न करवाऊँ उसी के हिसाब से होंगे। तो आप 5, 6, 7 एग्जाम्पल आप कर लेंगे, यानी आलेखी विधि से जो आपको रेखिक समीकरण दे रखी है उनका आपको हल ज्ञात करना है। और वो हल मैं यहाँ पर जो प्रश्नमाला 4.1 है उसके जो प्रश्न है उसमें ही करवा दूंगा, तो आप वो एग्जाम्पल आसानी से कर सकते हैं। यानी एक ही कंसेप्ट है, एक ही तरीका है। 4.1 का पहला प्रश्न पढ़ो कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखो पहला प्रश्न है कि तुम्हें जो अनुपात है A1 और A2 का, B1 और B2 का और C1 और C2 का, ये जो तीनों अनुपात है उन अनुपातों की तुलना करके ये बताना है कि जो नीचे तुम्हें रेखिक समीकरण दे रखे हैं वो संगत है या असंगत। तो पहले तो फर्क समझते हैं, ये संगत क्या होता है और असंगत, इन दोनों में फर्क क्या होता है या अंतर क्या होता है। असंगत संगत का मतलब होता है कि अगर तुम इन समीकरणों को ग्राफ बनाओगे तो इन समीकरणों की जो ग्राफ में जो लाइनें आएगी, अगर वो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो वो संगत है, और नहीं काटती है तो वो क्या है, असंगत है। नहीं कब काटती है, यानी रेखाएं आपस में कब नहीं काटती है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो वो एक दूसरे को नहीं काटती है, तब रेखाएं क्या होती है, ये रेखाएं दोनों क्या है, असंगत है। असंगत का मतलब ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, कहीं पर संयोगिक नहीं करेगी, कहीं पर संगामी नहीं होगी। और संगत का मतलब होता है कि एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, ये क्या है, दोनों संगत रेखाएं हैं। और यदि रेखाएं संपाती है, संपाति का मतलब दूसरी रेखा इसी के ऊपर है, तो भी क्या होता है बताओ, संगत होता है, ये मिलती है। जो मिलती है रेखाएं वो तो संगत होती है, जो नहीं मिलती है वो असंगत होती है। अब पिछली क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको फिर मैं मतलब मोटा मोटा वापस रिपीट कर देता हूँ। क्या कि आपको याद क्या रखना है कि अगर A1 और A2, B1/B2, C1/C2 अगर ये तीनों बराबर है तो रेखाएं आपको मैंने बताई थी कि जैसे मान लो इनका समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अगर ये दोनों समीकरण हैं और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये इनके क्या है, गुणांक है, तो अगर गुणांकों में ये संबंध है, दोनों समीकरणों के गुणांकों में ये संबंध है, यानी इन अनुपातों में ये संबंध है, तो इन दोनों रेखाओं, ये जो समीकरण दे रखी इनकी अगर मैं रेखा खींचूं तो दोनों रेखाएं क्या होगी बताओ, संपाती होगी। संपाती का मतलब जैसे एक रेखा है तो दूसरी भी इसके ऊपर ही आएगी, संपाती होगी। संपाती होगी तो वो तो पहले से मिली हुई है, एक जगह ही रह रही है, तो वो क्या होगी, संगत होगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ये अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि इन्हीं का अनुपात यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2, इन ये दोनों अनुपात तो बराबर है लेकिन ये इनके बराबर नहीं है। समझ रहे हो कि बात, A1/A2 का अनुपात है वो B1/B2 इस अनुपात के तो बराबर नहीं है, बराबर है, लेकिन ये C1/C2 इनके बराबर नहीं है। तो रेखाएं क्या होती है, मैंने आपको बताया था समांतर होती है। दोनों रेखाएं क्या होती है बताओ, समांतर। एक रेखा ये है तो दूसरी वाली ये समांतर होगी, और समांतर होगी तो ये कहीं नहीं मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी का मतलब क्या है कि अगर ये सिचुएशन आती है तो रेखाएं क्या होती है बताओ, असंगत होती है, कहीं मिलती नहीं है। संगत का मतलब होता है मिलने वाली, एक जगह रहने वाली, और असंगत का मतलब है जो मिलती नहीं है। समझ गए। चलो उसके बाद में तीसरा कंसेप्ट क्या बताया मैंने आपको कि अगर ये अनुपात A1/A2
बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ये आपस में बराबर नहीं है, ये तीनों बराबर नहीं है। देखो इसमें तीनों बराबर है, इसमें ये दो बराबर है, इसमें कोई बराबर नहीं है। तो रेखाएं मैंने आपको क्या बताया था, ये संपाती होती है, संगामी होती है, सॉरी समांतर होती है, और ये जो रेखाएं होती है वो संगामी रेखाएं होती है। संगामी का मतलब एक जगह पर आके मिलती है, ये एक बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये कौन सी रेखाएं होगी, संगामी रेखाएं होगी। संगामी रेखाएं हैं तो भी तो एक बिंदु पर मिल रही है, तो भी ये क्या होगी बताओ, संगामी ये आपके क्या होगी, संगत होगी। संगत का मतलब एक जगह जो मिलती है वो उनको संगत कहेंगे। तो ये आपको तीनों कंसेप्ट याद रखने हैं। तो तुलना करते हैं पहले पर्सन की, पहले पर्सन में जो गुणा के उनकी तुलना करते हैं। तो पहला पर्सन आपने पढ़ लिया होगा, और पहले पर्सन के अंदर बहुत सारे पार्ट दे रखे, उन पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स को हम हल करेंगे। किसकी तुलना करके, अनुपातों की तुलना करके। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, देखो पहला पार्ट है कि समीकरण दे रखा आपको 2x - 3y बराबर 8। ठीक है, और इसी का दूसरा रूप दे रखा है, वो दे रखा है आपको क्या, 4x - 6y बराबर 9। ये दोनों समीकरण दे रखे हैं। आपको क्या बताना है कि अगर इनको ग्राफ में दर्शाया जाए तो क्या इनकी जो रेखाएं बनेगी वो संगत है या असंगत। आपको बिना ग्राफ में दर्शाए बिना बताना, यानी आपको ग्राफ में दर्शाना नहीं है, ग्राफ में बिना दर्शाए ही बताना है। तो क्या करेंगे, देखो यहां से इस समीकरण को क्या लिख देंगे, 2x - 3y, 8 को इधर लाएंगे तो -8 बराबर में क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे, यानी ये इसका मानक रूप में हम लिख लेंगे इसको। दूसरा समीकरण है उसको क्या लिख देंगे, 4x - 6y, और ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा, -9 बराबर क्या, 0। अब जो मानक रूप बताया उससे देखो कि x के जो गुणा में वो तो a1, इस y के गुणा में वो क्या है, b1, और ये क्या है, c1, ये a2, ये b2 और ये c2। समझ गए बात। तो तुम क्या लिखोगे कि a1 बटा a2 बराबर, a1 यहां पर क्या है बताओ, 2 बटा a2 भी, यानी x, इस x के गुणा में भी 2 और इस x के गुणा में भी 2, यानी 2 बटा 2 बराबर क्या आया, 1। यानी a1 बटा a2 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। समझ गए बात को। तथा b1 बटा b2 भी निकालो, b1 बटा b2 इक्वल, b1 का मान क्या है, इस समीकरण, ये जो समीकरण आप इसका नाम दे सकते हैं, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 में ये जो y के गुणा में है वो कितना है, -3, तो b1 का मान क्या है, -3। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना तुम, बटे यहां पर देखो y के गुणा में क्या है, -6, तो -6, माइनस से तो माइनस कटेगा, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, यानी कितना आया, 1/2। ये दोनों मान क्या नहीं आए, बराबर नहीं आए। और निकाल लो, c1 बटा c2 इक्वल, c1 का मान कितना है यहाँ पर, -8 बटे c2 का मान कितना है, -9, माइनस से माइनस कटेगा, क्या आएगा, 8/9। देखो a1 बटा a2 का मान 1, b1 बटा b2 का मान 1/2, c1 बटा c2 का मान 8/9। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि a1 बटा a2 का जो मान है वो बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान तो 1 है, इसका मान कितना है, 1/2, और ये बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। यानी तीनों अनुपातों का ही मान क्या है, अलग अलग है, मतलब ये तीनों मान ही क्या है, आपस में बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या है बताओ, संगामी है, और संगामी होगी तो वो क्या होगी, संगत भी होगी। आपको प्रश्न में पूछा कि संगत है या असंगत, संगत का मतलब कहीं मिलती है या नहीं मिलती है, तो हमने देख लिया कि अगर ये तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होगी, आपकी संगत होगी, रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। तो तुम क्या लिखोगे, अगर ये आ जाए तो तुम नीचे लिख दो, आता है दी गई रेखाएं संगत है। ये रेखाएं क्या है, संगत है, ये कहीं ना कहीं जाके
मिलेगी। तो ये आपका पहला प्रश्न का पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। आगे के प्रश्न भी इसी प्रकार से होंगे। आपको दो समीकरण दे रखी होगी, देखो ये तो एक समीकरण ये दे रखी है आपको और दूसरे समीकरण ये दे रखी है। इसको मानक रूप में लिखना, यानी बराबर में 0 होना चाहिए। संख्या को इधर ले आओ, तो मैं 8 को इधर लेके आता हूं तो -8, 9 को इधर लेके आता हूं तो -9, बराबर में क्या रह गया, 0 रह गया। और फिर आप a1/a2, b1/b2, c1/c2 का मान निकाल लो और उन मानों में तुलना कर लो कि वो बराबर है कि नहीं है, क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है आप लिख देंगे, उसके बाद में आप बताएंगे कि संगत है या असंगत है। ठीक है, तो यह आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उसमें देखो दूसरा प्रश्न आप कर लेंगे, इसी हिसाब का प्रश्न है, तीसरा भी कर लेंगे। चौथा प्रश्न मैं बता देता हूं, देखो एक और बता देता हूं तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये प्रश्न हैंडल कैसे करते हैं। तीसरे प्रश्न में कर लेंगे, दोनों समीकरण लिखेंगे, a1/a2 का मान निकालेंगे, b1/b2 और c1/c2 का। अगर मान तीनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब संगत है, और तीनों में बराबर नहीं आ रहा, यानी ये तीनों मैंने कंसेप्ट आपको बता दिए। देखो फिर से बता दे रहा हूं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर आए तो संगत है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अगर ये दोनों बराबर है तो तीसरे की जरूरत नहीं है, तो भी क्या है, संगत है। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो आपकी रेखाएं क्या होगी, असंगत होगी। इसी स्थिति में ये एक ही स्थिति याद रखो कि अगर ये आ जाए, ये तो दोनों अनुपात बराबर है, लेकिन ये अनुपात अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होती है, आपकी असंगत होती है। ये आप थोड़ा याद रख लेंगे। ठीक है, चलो तो चौथा प्रश्न मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। उसमें थोड़ा सा गुणांकों में प्रॉब्लम दे रखी है, शायद आपसे हल नहीं होगा, हल होता है तो बहुत अच्छी बात है। यानी पहला समीकरण दे रखा है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा समीकरण दे रखा है आपको कि 2x प्लस 3y बराबर 12। ये दो समीकरण दे रखे हैं। आपको बताना है कि अगर इनको ग्राफ में दर्शाया जाए तो ये रेखा संगत है या असंगत है, ये आपको बताना है। तो आसान है, क्या करेंगे, देखो इस समीकरण को थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, ये बट्टे में से 3 हटाओ, तो 3 हटाने के लिए पूरी समीकरण को हम क्या कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये तो क्या आ जाएगा, 4x, यानी 3 से 3 कट जाएगा। इसको भी 3 से गुणा करूंगा तो 3 को 2 से गुणा करूंगा 6y, ये 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 को भी 3 से गुणा, यानी पूरी समीकरण को गुणा करना है। 8 को भी 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 इक्वल क्या, 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गई आपकी। समझ गए क्या बात आप, यानी समीकरण नंबर 1 लिख दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0 कैसे आया, इस 3 को मैंने यहां से बट्टे में से हटा दिया। कैसे हटाया, पूरी समीकरण को मैंने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। तो इस पद को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3 से तो 3 कट जाएगा। इस पद को भी 3 से गुणा करना होगा तो 2 को 3 से गुणा करके 6y, 8 को इधर लेके आया 8 माइनस के, और 3 को 8 को 3 से गुणा कर -24 बराबर 0। समझ गए बात। दूसरा समीकरण क्या आपका, 2x प्लस 3y, 12 इधर आके माइनस का, माइनस के 12 बराबर क्या, 0। ये समीकरण नंबर कितनी होगी, 2 होगी। समझ गए क्या बात, ये समीकरण नंबर क्या होगी, 2 होगी। अब इन दोनों समीकरणों में आप क्या करेंगे, अब a1/a2 इक्वल a1 और a2 कौन सा होगा, समीकरण 1 में x के गुणा में क्या है 4 बटे समीकरण 2 में x के गुणा में क्या है 2, 4 में 2 का भाग दिया कितना आया 2, यानी a1/a2 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। चलो और क्या निकालो आप, b1/b2 बराबर b1 का मान यहां पर कितना है 6 बटे b2 का मान कितना है 3, 6 में 3 का भाग दिया कितनी 2, यानी ये अनुपात तो बराबर आ गया। a1/a2 b1/b2 का दोनों का मान क्या आ गया, इसका भी मान 2 और इसका भी मान 2, मतलब ये दोनों बराबर है। तथा c1/c2 बराबर c1 कितना है बताओ -24 बटे c2 कितना है -12, माइनस से माइनस कटा 24 में 12 का भाग 2 बार, तीनों का मान बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो यहां से तुम क्या देख रहे हो कि a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 का मान बराबर है c1/c2 का मान, ये तीनों मान आपस में क्या है बताओ, बराबर है। और यदि ये तीनों मान बराबर है तो क्या बताया था, अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसके अनुसार बताओ कि रेखाएं संगत है या असंगत है। तो क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं संगत है।
याद रखो, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। एक तो सिचुएशन ये, एक A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। एक है आपकी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। ये तीन सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन में ध्यान रखो, अगर ये दोनों आ जाए तो संगत है, और C1 बट्टा C2 वाला ये अगर अनुपात बराबर नहीं आए, इसका मतलब क्या है, रेखाएं असंगत होगी। रेखाएं क्या होगी, असंगत होगी। एक मिनट, अगर ये बराबर नहीं है और ये बराबर, इसका तो कोई अर्थ नहीं है, अगर बराबर हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, ये आपकी संगत रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है, संगत, क्योंकि ये अद्वितीय हल वाली होती है। ये रेखाएं एक दूसरे को यहां पर काटेगी, ये रेखाएं एक दूसरे पर क्या होती है, ऊपर होती है, यानी संपाती होती है। एक रेखा ये तो दूसरी इसके ऊपर होती है, और ये क्या होती है, समांतर होती है। तो समांतर होती, सीधी सी बात है, जो समांतर होती है वो संगत नहीं हो सकती, वो नहीं, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी तो वो संगत नहीं होगी। संगत नहीं होगी तो क्या होगी, वो असंगत होगी। तो हमारे यहाँ पर कौन सी सिचुएशन मिली, पहले वाली, और पहले वाली मिली तो रेखा के ऊपरी रेखा है, तो मतलब रेखाएं क्या है, संगत है। समझ में आ गई बात आपको। ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। 2 प्रश्न आप कर लेंगे, यही याद करना आपको, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। फिर इनका जो मान आए, इनमें आप कंपैरिजन करो कि ये अनुपात के अंदर कौन सा संबंध है। इन तीनों में से ही कोई ना कोई संबंध आएगा, और फिर आपको इनको देख के बताना है कि रेखाएं संगत होगी या असंगत होगी। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने, पढ़ो। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, एग्जाम्पल नहीं है। आपको क्या है, कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उन प्रश्नों के अंदर जो समीकरण है उनको ग्राफ में दर्शाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से देखेंगे आपकी किसी भी समीकरण को हम ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न के अंदर। एक प्रश्न बताऊंगा, बाकी सारे के सारे सेम है, आप कर लेंगे कोई सा भी एक प्रश्न। पहला प्रश्न बता देता हूं मैं आपको, क्या दे रखा है कि x + y बराबर 3, ये तो समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दे रखा है आपको 3x - 2y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। ग्राफीय विधि से इसको आपको क्या करना है, ये बताना है कि इनका हल क्या होगा, हल की प्रकृति बतानी है कि इनका हल होगा या नहीं होगा या अनंत हल होंगे, ये बताना है। तो मतलब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, आपको ग्राफ में दर्शाना। आगे वाला जो प्रश्न है उसी में भी यही करना है, यानी आगे के जो तीसरा और चौथा प्रश्न है उसी में सेम कंसेप्ट है, बस उसमें क्वेश्चन के अंत में जो पूछा है आपसे, कुछ क्वेश्चन पूछा है वो आपको अलग पूछा है, विधि एक ही है। तो इस समीकरणों को हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ग्राफ कॉपी के अंदर आपको डायग्राम बना लेने हैं। ये आपने कक्षा 6 में भी सीख लिया होगा। ये लिख देंगे इधर, ये आपका x एक्सिस है, पूरा बनाएंगे आप। ये आपका y डैश एक्सिस है, जिसको बनाना नहीं आता वो सीख लेंगे। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका y डैश एक्सिस है। आप डायग्राम बना लेंगे। ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। डायग्राम बनाने के बाद में आप अपने दोनों समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो एक तरीका बता रहा हूं। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी टेबल बनानी है जिसमें आपको x और y के मान रखने, या x का मान और या y का मान। समीकरण 1 के लिए कर रहा हूं मैं, ये समीकरण 2 के लिए भी करना है। मतलब ध्यान से समझेंगे आप इस कंसेप्ट को। क्या है कि समीकरण 1 में आप कोई न कोई x की वैल्यू रख दो, x बराबर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो जो मान रख रहे हो वो आपका इस ग्राफ में आ जाना चाहिए। यानी आप जो मानक रूप लोगे, इसके अंदर पैमाना लोगे, वो इसमें आ जाना चाहिए। एक प्रश्न करते हैं, आगे प्रश्न करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको मतलब बारीकी से समझते जाओ। x बराबर कुछ भी रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो। तो मैं रख देता हूं x बराबर 0, सपोज दैट
अगर इस समीकरण में मैं x बराबर 0 रखने पर लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में x बराबर क्या रख देंगे 0। जैसे ही हम एक चर का मान रखेंगे दूसरे चर का मान निकल के आ जाएगा कि अपना समीकरण क्या है, ये है। तो x की जगह तो मैंने क्या रख दिया 0 प्लस y जो का त्यों बराबर कितना 3। मतलब यहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है कि y बराबर 3 आ गया। भाई 0 का कोई अर्थ नहीं होता, y में 0 जोड़ूंगा तो y आएगा, तो मतलब क्या आएगा कि y बराबर 3 आ गया। तो अगर मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। ये तो एक बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होगी आपको मिनिमम कितने 2 के। और क्या रखेंगे x बराबर 1 रख के देख लो, x बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में रखना, अभी मैं एक समीकरण 1 को हल कर रहा हूं। x बराबर 1 रखने पर तो x की जगह 1 रखा तो 1 प्लस y बराबर कितना बताओ 3। तो यहां से y बराबर कितना निकल के आएगा 3 ये, और 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी y बराबर कितना आ गया 2। जब मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया 2 आ गया। ये आप एक छोटी सी टेबल ज्ञात कर लेंगे समीकरण 1 से, और यही काम आप समीकरण 2 के लिए करेंगे। समझ में आ रही की बात आपको? तो क्या करेंगे समीकरण 2 के लिए, यहां लिखेंगे समीकरण 2 के लिए वही आप टेबल बनाएंगे x और y की। x की एक वैल्यू रखो, y का मान निकल के आएगा, लेकिन समीकरण 2 में रखना है। तो x बराबर 0 रख दो, तो लिख दो x बराबर 0 रखने पर आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी। तो x की जगह मैं क्या रख दूं 3 गुणा x माइनस 2y बराबर कितना है 4 है। तो ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस 2y बराबर कितना 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 बट्टे में ये माइनस 2 बट्टे में चला जाएगा, कितना आएगा -2। 4 में -2 का भाग दिया -2। जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान -2 निकल के आया। समझ में आई की बात आपको? अब आपको क्या करना है कि x का मान 1 रख लो, 2 रख लो, 2 रख के देख लो। अगर 2 रखते हैं तो 2 रख के देख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, लेकिन वो मान है वो आप जब इसमें रखोगे ना तो वो मान इस ग्राफ में आ जाने चाहिए। तो x बराबर 2 रखने पर -2 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, -3 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लो जी माइनस रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x बराबर -2 रखने पर तो मैं x की जगह -2 रखता हूं, तो 3 गुणा x की जगह मैंने -2। समीकरण 2 के लिए बता रहा हूं मैं आपको, माइनस ये -2y बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। हल कर लो, 3 को -2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 6 माइनस का 2y बराबर 4। ये -6 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 2y बराबर 4, 6 उधर जाके प्लस के, यानी मैं आपको यहां हल कर दे रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। -2y बराबर 4 और 6 कितने हो गए 10, तो y बराबर कितना 10 बट्टे -2, तो y इक्वल कितना हो गया 10 में -2 का भाग देंगे तो -5। जब मैंने x का मान -2 रखा तो y का मान -5 प्राप्त हुआ। ये दो सारणी छोटी छोटी आप प्राप्त करेंगे दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये 2 टेबल प्राप्त करेंगे। एकदम से आसान है, कुछ भी नहीं करना है। समीकरण 1 के लिए आप सारणी बनाओगे और समीकरण 1 में x की वैल्यू, आप यहाँ पर x की मत रखो, चाहे y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कुछ भी रख दो, x की मान निकल के आ जाएगा। यहां पर y का मान रखो, x का मान निकल के आ जाएगा, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये दो हमने सारणी प्राप्त कर ली। उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर 4 बिंदु प्राप्त हो गए मुझे, ये x का निर्देशांक और ये y का निर्देशांक। एक बिंदु तो ये जिसके निर्देशांक x के तो 0, y के 3, एक निर्देशांक ये x 1 और y 2, ये ऐसे ही यहां पर 2 मुझे निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब मैं समीकरण 1 को इस ग्राफ में दर्शा रहा हूं। ग्राफ में दर्शाने के लिए आप जानते हैं कि यहां पर तो 0 0 होता है, और मैं इधर 1 2 3 4 5 लिख देता हूं। इधर क्या होता है आप जानते हो, -1 -2 -3 -4 -5 होता है। इधर भी आप 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। यानी आपको ग्राफ बनाना तो आता ही होगा। जिन बच्चों को ग्राफ बनाना नहीं आता है, शर्माने की कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सर हमें ग्राफ बनाना नहीं आता है। आप एक ग्राफ बनाने की जो अलग क्लास है वो लेंगे तो मैं आपको एक अलग क्लास में भी बता दूंगा।
ये आपके निर्देशांक यानी ये आपका ग्राफ हो गया, इसमें ये मैंने एक्स एक्स के निर्देशांक लिख दिए, ये वाई एक्सिस के निर्देशांक लिख दिए। अब इन चारों बिंदुओं को आपको क्या करना है, इस ग्राफ में दर्शाना है। तो पहले हम समीकरण 1 को इस ग्राफ में दर्शाते हैं, यानी समीकरण 1 की हम लाइन बनाते हैं, एक रेखा बढ़ाते हैं। कैसे बनाएंगे, x का मान क्या 0, y का मान 3। तो यहां पर वो निर्देशांक ढूंढो जिसके निर्देशांक क्या हो 0 और 3 हो। निर्देशांक क्या हो 0 और 3। कक्षा 6 में आपने 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में भी पढ़ा है। तो 0 और 3 निर्देशांक कहाँ होंगे, यहां से निकल के आया 0 और 3, 1 और 2, 0 और -2, -2 -5। तो पहले मैं इसको दर्शा रहा हूं 0 3। तो x एक्स पर ये 0 रहा, y का मान कितना है 3, तो ये रहा y का मान 3। ये पहला बिंदु आ गया। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके 0 और 3 है। समझ में आया क्या, यानी x एक्सिस पर y एक्सिस पर x का मान 0 होता है और x एक्सिस पर y का मान सभी जगह क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या है y एक्सिस है, यहाँ पर x का मान सभी जगह क्या है 0 है। इसके ऊपर इस रेखा के ऊपर सभी जगह x का मान क्या है 0 है और y का मान 3। तो ये बिंदु 3 निकल के आ गया। दूसरा बिंदु क्या है, x का मान 1, y का मान 2। x का मान 1, y का मान 2, यानी आपकी छोटी छोटी जो लाइन है वो जाके यहां मिलती है इस बिंदु पर, यानी x का मान 1 और y का मान 2। मतलब समीकरण 1 के दोनों बिंदुओं को हमने ग्राफ में दर्शा दिया। समझ में आ गई क्या बात आपको, कहने मतलब कि कैसे दर्शाया मैंने। अब आप क्या करेंगे, स्केल रखें और दोनों बिंदुओं को एकदम से सीधा ऐसे मिला देंगे स्केल की सहायता से। और ये जो रेखा प्राप्त हुई, लाइन प्राप्त हुई, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। यानी समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 3। ये समीकरण नंबर आपका 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया क्या। अगर समझ में आया तो थम्स अप जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अब समीकरण 2 को हम ग्राफ में ऐड करते हैं। तो समीकरण 2 के लिए देखो, x की वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। तो x की वैल्यू तो 0, y एक्सिस पर सभी जगह x 0 है और y का मान -2। तो ये रहा -2, यानी कितना आया 0 और -2 इसके निर्देशांक। समझ में आई क्या बात, x का मान 0 तो y का मान -2 कहां पर आएगा बिंदु, यहां पर। उसके बाद में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -5। तो x का मान -2 ये रहा और y का मान -5 ये रहा। इन दोनों से जाने वाली ऐसी जो लाइन है आपके ग्राफ में, वो दोनों काटती है, वहीं पर इसका क्या होगा निर्देशांक, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -5। ये इस बिंदु के निर्देशांक हो गए। ये एक तो निर्देशांक ये रहा, एक ये रहा। इन दोनों को आपको स्केल की सहायता से स्केल की सहायता से मिलाना, एकदम से फ्री हाथ से नहीं मिलाना, स्केल की सहायता से मिला दिया। और इस पर हम समीकरण लिख देंगे क्या, 3x - 2y = 4। ये समीकरण हमने जो की तो रख दी। हमने क्या किया, इन दोनों रेखाओं को ग्राफ में दर्शा दिया। यहां तक किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आप ड्रॉप करेंगे कि सर हमें यहां पर समझ में नहीं आया है, या प्रश्न नंबर 2 पूरा ही समझ में नहीं आया है, या आपको कितना समझ, जो भी आपकी मतलब समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अब देखो कि एक तो रेखा अपनी ये आ रही है, एक ये आ रही है, ये इस बिंदु पर काट रही है और काट रही है, तो क्या होगा, हल जो होगा वो क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और यदि ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती तो अनंत हल हो जाते, और यदि ये रेखाएं समांतर आ जाती तो कोई हल नहीं होता। यानी हल वही होता है जहां पर ये रेखाएं काटती है। तो यहां पर काट रही है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है वही इन दोनों रेखाओं के क्या होंगे, दोनों जो समीकरण दे रखी है उनका हल होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि रेखाएं क्या है, एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी है, अतः इनका अद्वितीय हल होगा। हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। हल की प्रकृति पूछे, हमें हल नहीं पूछा है, आगे वाले प्रश्न में पूछेगा हल क्या है। तो यहां पर इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे और इसमें जो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी, वही इसके क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। समझ में आई क्या बात आपको।
वो जो निर्देशांक होंगे वही इनके क्या होंगे, मान। जैसे मान लो कि यहां से x का मान 3 निकल कर आएगा, सपोज दैट, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, एक्चुअल में बता नहीं रहा हूं, क्योंकि हम ग्राफ में करेंगे तब भी एक एग्जिट मान पता है। यहां पर मेरी कोई सही माप नहीं है, इसलिए यहां से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू, यानी x एक्सिस पर बिंदु है तो y की वैल्यू 0 है, तो x का मान तो 3 और y का मान 0। अगर हम इसको हल करेंगे तो x का मान 3, y का मान 0 प्राप्त होगा दोनों ही समीकरणों से। समझे क्या बात तुम? तो इस प्रकार हम ग्राफ के अंदर जो समीकरण है उसको दर्शाते हैं और बताते हैं कि हल अद्वितीय होगा, हल या अनंत हल होंगे, या हल है वो होंगे नहीं, यानी कोई हल नहीं होगा। समझे क्या बात को? तो इस प्रकार आपको मैंने दूसरा प्रश्न बता दिया। आगे के जो प्रश्न है आप पहला प्रश्न, दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट बता दिया, दूसरा, तीसरा और चौथा आप कर लेंगे। जिस प्रश्न में आपको प्रॉब्लम आए वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको आगे वाली क्लास में उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप मस्त रहेंगे, घर पर स्टडी करते रहेंगे, और जो अदर सब्जेक्ट भी है अपने, सामाजिक हो गया, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, या मान लो आप कहीं से अपने आस पड़ोस में कोई टीचर है या अपने घर पर कोई पढ़ा लिखा, उसके द्वारा आप अपनी स्टडी जारी रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी, और आगे आप अपना जो एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।